एपिसोड के स्टार्ट में हम सुक्यू को देखते हैं जो बिस्तर पर आराम से लेटी हुई बुक को रीड कर रही होती है और वो जुईफू से बात कर रही होती है। जुईफू से कहती है, सुक्यू तुम्हें पता है मैंने एक बिग शॉट से बात की है, उसने कहा है कि वो सू फैमिली से कोऑपरेट करेगा और तुम इसकी जिम्मेवारी संभालोगी। हम कल विस्तार से चर्चा करने के लिए मिलेंगे। ये सुनकर सुक्यू बहुत ही खुश हो जाती है। वो उसे एक्साइटेड होते हुए कहती है, क्या ठीक है, हम कल मिलेंगे। उसके बाद हम हान को देखते हैं जो उसके पास आते हुए स्माइल करते हुए उसे कहता है, अच्छा तो वो क्या बात है जिसकी वजह से तुम इतना खुश हो रही हो। उसकी ये बात सुनकर सुक्यू से कहती है, मैं तुम्हें बताऊं तो भी तुम नहीं समझ पाओगे कि प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपको पढ़ने की आदत होगी। उसकी ये बात सुनकर वांग हान उसके पास जाते हुए उसे कहता है, हाँ ऐसी कई चीजें हैं जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। ऐसा कहते ही वो सुक्यू के बहुत ही करीब चला जाता है, जिसकी वजह से सुक्यू ब्लश करने लगती है। वो उसे शर्माते हुए कहती है, तुम क्या करना चाहते हो? हालांकि मैंने कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगी। कि ऐसा कहते ही हम हान को देखते हैं जो उसके पीछे पड़े हुए पिल्लू को उठाते हुए उसे कहता है, तुम्हारे लिए आज बहुत ही सिरदर्दी भरा दिन था, अगर तुम थकी हुई तो जल्दी सो जाओ, मैं सोफे पर जाकर सो जाऊंगा। ऐसा कहते ही वो वहां से जाने लगता है। वो जाते हुए उसे कहता है, वैसे रात को बेड पर रीडिंग करना प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए अच्छी बात नहीं होती है। हम सुक्यू को देखते हैं जिसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। वो बस उसे ही घूर रही होती है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अगले ही पल वो बिस्तर पर लेटते हुए कहती है कि वो मेरे साथ कुछ करेगा और क्या मैं ही हूँ जो इसके बारे में ऐसे सोच रही हूँ। क्या ऐसा कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर। यहाँ हम हान को देखते हैं जो सिर्फ अपनी 2 उंगलों से ही पुशअप कर रहा होता है। सुक्यू उसके पास आते उसे कहती है, तुम क्या अभ्यास कर रहे हो? ये क्या कुंफू है? क्या ऐसा कहते ही हान अपनी एक्सरसाइज पोजीशन को चेंज करते हुए उसे कहता है, बकवास मत करो, ये मेरा ड्रैगन हाथ है। ये सुनकर सुक्यू थोड़ा उत्साहित हो जाती है। फिर वो उसे कहती है, क्या ड्रैगन हैंड के बारे में बात कर रही हो? मैंने तो कभी इसके बारे में नहीं सुना। ये सुनकर हान तेजी से मूवमेंट करते हुए उसे कहता है, ये कोई साधारण मार्शल आर्ट नहीं है, बल्कि एक ऑथेंटिक चाइनीज मार्शल आर्ट है और ये कोई दिखावटी चाल नहीं है, बल्कि एक रियल किलिंग टेक्निक है। उसकी ये बात सुनकर सुक्यू से कहती है, अच्छा तो ये इतनी ही खास है तो तुम इसे फूड डिलीवरी करने के टाइम क्यों सीख रहे हो? हान सुक्यू की तरफ देखते हुए उसे कहता है, युद्ध रोकने के लिए और अपने परिवार की रक्षा करने के लिए बल का उपयोग करो, ये मेरे पिता ने मुझे कहा था। उसकी ये बात सुनकर सुक्यू से कहती है, खैर आपके पिता ने तुमसे बहुत अच्छी बात कही है। फिर हान उसे कहता है, मेज पर नाश्ता रखा हुआ है और बाथरूम में आपके लिए नए प्रसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। कि ये बात सुनकर सुक्यू उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए उसे कहती है, मुझे ये एहसास नहीं था कि आप एक ग्रोइंग मैन हो और तुम इतने अटेंटिव हो सकते हो। ये सुनकर हान वहां से जाते हुए उसे कहता है, अच्छा तो तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो, तो और भी बहुत कुछ है जो तुम्हें देखना है। उसके बाद हम सुक्यू को देखते हैं जो उसे ही घूर रही होती है। फिर वो उसे कहती है, वैसे रात के खाने के बाद कृपया मेरे साथ मेरे घर आना। उसकी ये बात सुनकर हान वही रुक जाता है और उसकी तरफ देखते हुए उसे कहता है, क्या तुम अपने घर वापस जाना चाहती हो? तुम्हें जहाँ कोई दिक्कत परेशानी है तुम अपने घर वापस क्यों जाना चाहती हो? कि ये बात सुनकर सुक्यू उसे कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे अपनी फैमिली रजिस्ट्रेशन बुक चाहिए, वरना मुझे सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? सुनकर हान उसे कहते हैं, अच्छा तो ये बात है, और क्या तुमने सचमुच अपना डिसीजन बना लिया है कि तुम मुझसे जाने की डिलीवरी बॉय से शादी करोगी? सुक्यू को देखते हैं जो उसकी ये बात सुनकर थोड़ा गुस्से में आ जाती है। फिर वो उसे चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम डरे हुए हो और इसके बारे में तुम्हें पछतावा हो रहा है कि तुम मुझसे शादी कर रहे हो? हान उसे स्माइल करते हुए कहता है, क्या इसका कोई चांस ही नहीं हो सकता और तुम उस सर्टिफिकेट की फिक्र मत करो, वो तो हमें मिल ही जाएगा और अभी मिल जाएगा। कि ऐसा कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया था जहाँ सुक्यू से कहती है, वैसे क्या हमें पहले तुम्हारे माता पिता से नहीं मिलना चाहिए? ये सुनकर हान उसे कहता है, नहीं पहले बच्चे को पैदा होने दो, उसके बाद हम इस सब के बारे में बात करेंगे। कि ये बात सुनकर सुक्यू हैरान हो जाती है। फिर उसे कहती है, मगर क्यों? तुम मुझे अपनी फैमिली से क्यों नहीं मिलाना चाहती? ये सुनकर हान उसे कहता है, मुझे डर है कि तुम्हारा परिवार तुम्हें नीची नजर से देखेगा और जब तुम बच्चे को जन्म दोगी तो वो कुछ भी करने में सक्षम नहीं होंगे। उसकी ये बात सुनकर सुक्यू से कहती है, क्या तुम्हारा मतलब ये है कि मैं अपने 70 से ऊपर के व्यक्ति से शादी कर रही हूँ? ये सुनकर हान उसे कहता है, तुम्हारी अपीयरेंस और फिगर टेम्परामेंट बहुत ही अच्छा है। वो अपने बालों को सहलाते हुए उसे कहता है, मेरी फैमिली बहुत ही गरीब है। उसकी ये बात सुनकर सुक्यू कहती है, हाँ तुम्हारी ये तो बात सही है, मैं तुमसे ज्यादा वर्ती हूँ। अगले ही पल हम हान को देखते हैं जो उसे स्माइल करते हुए कहता है, मैं तो तुमसे मजाक कर रहा हूँ, इसे गंभीरता से मत लो, आओ जल्दी से आकर बाइक पर बैठ जाओ। क्या तुम इतनी स्माइल क्यों कर रहे हो? तुम सच में मेरे लायक नहीं हो। ऐसा कहते ही वो बाइक पर जाकर बैठ जाती है। अगले ही पल हम हान को देखते हैं जो बाइक की स्पीड को बढ़ाते हुए वहां से तेजी से जाने लगता है और सुक्यू को कहता है, मेरी कमर को कसकर पकड़ लो और ठीक से बैठ जाओ। ये बात सुनकर सुक्यू ब्लश करने लगती है, तुम ज्यादा बकवास मत करो ठीक है,
और जल्दी से चलो। ऐसा कहते ही वो दोनों वहाँ से तेजी से निकल जाते हैं। उसके बाद हमें फिर से उसी फैटी को दिखाया जाता है जो सुकियो से शादी करने वाला था। फैटी उन्हें देखकर गुस्से से अपने दांतों को पीसते हुए कहता है, जे बिच कहीं की वो पूरी डिलीवरी वाले बॉय के साथ सोई। उसके पास ही खड़ा हुआ व्यक्ति उसे कहता है, अब जुबा मास्टर हमें क्या करना चाहिए। हम फैटी को देखते हैं जो बहुत ही गुस्से में होता है। वो कहता है, मुझे क्या करना चाहिए, डिलीवरी वाले को मार डाल और उस कुतिया को होटल में ले जाऊं। फैटी की ये बात सुनकर उसके साथ ही खड़ा हुआ व्यक्ति अपने साथियों को आवाज लगाते हुए उसे कहता है, हाँ जंग मास्टर, मैं लोगों को इकट्ठा करूंगा और हम इस पर काम शुरू करेंगे। उसके बाद हम हान को देखते हैं जो सुकियो को ले जा ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे उसे आते हुए एक वैन दिखाई देती है, जिसे देखकर वो कहता है, तुम दिन में उजाले में मेरा पीछा कर रहे हो। ऐसा कहते ही वो बाइक की स्पीड और बढ़ा देता है। फिर वो सुकियो को कहता है, तुम घर चले जाओ, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, मैं कुछ देर के लिए कहीं जाने वाला हूँ। ये सुनकर सुकियो उसे हाँ में जवाब देती है। उसके ऐसा कहते ही हान वहां से तेजी से जाने लगता है। पहले ही पल हम हान को देखते हैं जो सुकियो के घर आ चुका होता है। हान उसे ड्रॉप करते हुए कहता है, मैं कुछ काम निपटाने जा रहा हूँ और जब वो काम पूरा हो जाएगा मैं तुम्हें लेने वापस आ जाऊंगा। उसकी ये बात सुनकर सुकियो से कहती है, ठीक है, तो मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी। उसके ऐसा कहते ही हान तेजी से वहां से जाने लगता है और अपने पीछे देखते हुए स्माइल करते हुए कहता है, इतना भी बुरा नहीं है, तुम काफी करीब से पीछा कर रहे हो। मुझे सचमुच डर था कि तुम खो जाओगे। ऐसा कहते ही हान बाइक की स्पीड और तेजी से बढ़ा देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, लिन फैमिली का वेला दिखाया जाता है। यहाँ हान बाइक को स्लिप करते हुए वहीं रोक देता है और बाइक से उतर जाता है। तभी नजर फर्स्ट फ्लोर पर पड़ती है, जहाँ उसे एक और व्यक्ति दिखाया जाता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। फिर वो कहता है, ये इतना भी बुरा नहीं है, जहाँ इन्होंने एक और गात लगाया हुआ है। जाते हुए कहता है, अब समय है अपनी लेग्स को स्ट्रेच करने का, तुम सब एक साथ इकट्ठा हो जाओ और मैं इस मसले को इकट्ठे ही सॉल्व कर दूंगा। ऐसा कहते ही वो कमरे में जाकर अपनी स्नाइपर राइफल को निकाल लेता है। वो उस राइफल को देखते हुए कहता है, ओल्ड लिन अपने काम में काफी कौशल है। ऐसा कहकर वो जैसे ही अपने सिर को घुमाता है, तभी उसे टेबल ऊपर पड़ी हुई वरा दिखाई देती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। ये पल हम जुइफू को देखते हैं जो गाना गुनगुनाते हुए बाहर आ रही होती है और उसे वहां देखकर घबरा जाती है। वो हान को वहां देखकर गुस्से में आकर चिल्लाते हुए उसे कहती है, तुम बदबूदार डिलीवरी वाले, तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो, ये मेरे परिवार का वेला है। उसके ऐसा कहते ही हमें उसके माथे पर एक लेजर बीम आती हुई दिखाई जाती है, जिसे देखकर हान घबरा जाता है। वो उसे चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी से नीचे झुको। ऐसा कहते ही हान भागकर उसके पास जाकर उसे नीचे गिरा देता है। तभी हमें उनके पास से एक गोली निकलते हुए दिखाई जाती है। उसके बाद हम जुइफू को देखते हैं जो उसके ऐसा करने की वजह से ब्लश कर लेती है। वो हैरान होते हुए उसे कहती है, मुझे छोड़ो कमीने कहीं, कि तुम क्या कर रहे हो। जब उसे एहसास होता है कि हान ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, वो घबरा जाती है। हान उसे घूरते हुए कहता है, ज्यादा चिल्लाओ मत वरना तुम मर जाओगी। ऐसा कहते ही वो उसके ऊपर से उठ जाता है। जुइफू उसके हाथ में गन देखकर हैरान हो जाती है। वो घबराते हुए उसे कहती है, तुम्हारे हाथ में गन क्या कर रही हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जहाँ क्या चल रहा है। अगले पल हम हान को देखते हैं जो बैठते हुए स्नाइपर से एम लगाते हुए कहता है, हाइड्रा, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे पास सचमुच में 9 सिर है। ऐसा कहते ही हान स्नाइपर से बुलेट को शूट कर देता है। उसके बाद हमें उनकी तरफ एक और बुलेट आती हुई दिखाई जाती है। हान जल्दी से जुइफू के पास जाकर उसके कंधों से उसको पकड़कर बिस्तर पर गिराते हुए उसे कहता है, तुम यहीं पर रहना, उठने की कोशिश मत करना वरना तुम मारी जाओगी। फिर वो कहता है, मुझे लग रहा है कि दूसरी तरफ भी कोई है। ऐसा कहते ही वो अपने पास पड़ी हुई एक ड्रेस को उठाकर ऊपर की तरफ उछाल देता है। उस कपड़े को उछालते हुए कहता है, हाइड्रा अकेला नहीं है, बल्कि वहाँ ट्रैकिंग वैन भी थी जिसका निपटारा नहीं किया गया था। इस गोलीबारी की घटना के अलावा आज जहाँ काफी संख्या में मेहमान भी मौजूद है। ऐसा कहते वो फिर से अपने सामने वाली बिल्डिंग पर एम लगाते हुए स्नाइपर से फायर कर देता है। गोली खिड़की के शीशे को तोड़ते हुए जो दूसरी साइड पर स्नाइपर था उसके माथे में लगती है, इसकी वजह से उसका काम वहीं तमाम हो जाता है। खान उसकी तरफ देखते हुए कहता है, हाइड्रा, मैंने सोचा था कि ये एक कठोर आदमी है, लेकिन इसके साथ वैसा ही व्यवहार किया गया। हम उसके पीछे खड़ी हुई जुइफू को देखते हैं जो बहुत ही घबराई हुई होती है। वो उसे धीमी सी आवाज में कहती है, क्या हो रहा है, मुझे बताओ कि तुम मेरे घर पर बंदूक लेकर क्यों आए हो। खान उससे कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी उसे फिर से कुछ सेंस होता है। गले पर वो फिर से राइफल से एक बुलेट शूट कर देता है जो जाकर सीधा ही एक और व्यक्ति के सिर में लगती है। उसके साथ ही खड़ा हुआ व्यक्ति हैरान हो जाता है। गले पर वो हान पर ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात कर देता है। हम जुइफू को देखते हैं जो बहुत ही घबराई हुई होती है। वो गोलियों के शोर को सुनकर अपने जल्दी से कानों पर हाथ रख लेती है। थोड़ी देर बाद हान उस गोली को उठाकर देखते हुए कहता है, ओह होलीजन, इस बार हेड पर एक हेक्साग्राम बना हुआ है। ये असासन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया एक विशेष वार हेड है। हान जुइफू के पास जाकर उसे सीरियस टोन में कहता है, तुमने पूर्वी उसके ऐसा कहते हैं हम जुइफू को देखते हैं जो बहुत ही घबराई हुई होती है। फिर
वो उसे कहती है इसके बारे में मुझे नहीं पता। ये ऐसा कहते ही हमान को देखते हैं जो बहुत ही घबरा जाता है और कहता है मैं बहुत लापरवाह था और मैंने उसे केवल दो गोलियां मांगी थी, अब मैं क्या करूं। हम जुईफू को देखते हैं जो एकदम घबरा जाती है और कहती है क्या ये वो हो सकता है। पहले एक पूर्वी यूरोपीय बॉस मेरी कंपनी की साइंटिफिक रिसर्च टेक्नोलॉजी खरीदना चाहता था, लेकिन मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। उसके ऐसा कहते ही हम हान को देखते हैं जिसे फिर से फायरिंग का साउंड सुनाई देता है। वो जल्दी से जुईफू के सिर पर हाथ रखकर उसे नीचे को झुका देता है। तभी हमें उनके पास से एक और बुलेट निकलती हुई दिखाई जाती है जो सीधी जाकर दीवार से टकराती है। फिर हान कहता है ये एक अचूक चाल लगती है। ऐसा कहते ही वो अपने पास पड़े हुए कांच के टुकड़े को उठाकर शूटर की तरफ फेंक देता है जो जाकर सीधा उसके माथे में घुस जाता है। तब उसका भी काम वहीं तमाम हो जाता है। हान अपने कपड़ों को झाड़ते हुए जुईफू से कहता है अब तुम उठ सकती हो, मैंने उन सबको हटा दिया है और हम सेफ हैं। जुईफू उसके पास आकर शक्की भरी नजरों से देखते हुए उसे कहती है क्या खाना पहुंचाना ही तुम्हारा काम है? तुम मुझे बताओ कि तुम असल में कौन हो। ये सुनकर हान उसे कहता है तुम्हें इसके बारे में परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरी पहचान जानने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर जुईफू थोड़ा गुस्से में आ जाती है। फिर वो चिल्लाते हुए उसे कहती है तुम्हें मुझे बताना होगा वरना मैं सुक्यू को बता दूंगी। कि ऐसा कहते ही हान उसे चुप करने को कहता है और कहता है ज्यादा शोर मत करो, मुझे बाहर से नॉइज सुनाई दे रही है। उसकी ये बात सुनकर जुईफू बहुत घबरा जाती है। फिर वो उसे कहती है क्या अभी और भी बाकी है? ऐसा कहते ही वो जल्दी से हान के पास जाकर अपने बड़े बड़े अरमानों को उसके सीने के साथ लगाकर उसे कहती है मुझे बताओ मैं क्या कर सकती हूँ। उसको ऐसा करते देख हान हैरान हो जाता है। फिर वो उसे कहता है घबराओ मत, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। उसके बाद हमें वही व्यक्ति दिखाया जाता है जो फैटी के साथ खड़ा हुआ था। उसके पीछे वाला व्यक्ति उसे कहता है भाई क्या ये डिलीवरी वाला चेयरमैन का पोता तो नहीं है? ये जहाँ क्या कर रहा है? ये सुनकर वो लंबे बालों वाला व्यक्ति उसे कहता है ऐसा नहीं हो सकता, सबसे अधिक संभावना है कि वो यहाँ कुछ चुराने के लिए आया है। कि ऐसा कहते ही हम हान को देखते हैं जो सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उन्हें कहता है हेलो तुम लोग कैसे हो? तो फाइनली तुम सब यहाँ आ चुके हो, क्या तुम लोग मुझसे मिलने आए हो? ये सुनकर वो लंबे बालों वाला व्यक्ति उसे चिल्लाते हुए कहता है ग्रैंडसन हम वाई हाउ के आदमी हैं, क्या तुम जानते हो कि हम यहाँ क्यों हैं? उसकी ये बात सुनकर हान उसे कहता है ओह भाई हाउ, मगर वो कौन है और तुम मुझसे क्या चाहते हो? ये सुनकर उसकी ये बात सुनकर वो लंबे बालों वाला व्यक्ति उसे चिल्लाते कहता है तू क्यों हमारे भाई हाउ की औरत है? क्या हमारे भाई हाउ की औरत के साथ सोए नहीं थे और तुम अभी भी हमसे इसके बारे में पूछ रहे हो? उसके पीछे ही खड़ा हुआ व्यक्ति कहता है इतनी देर हो चुकी है और वो अभी भी बेवकूफ बनने का नाटक कर रहा है, चलो भाइयों पहले इस कमीने की टांगे तोड़ते हैं। उसके ऐसा कहते ही हम हान को देखते हैं जो बहुत ही कंफ्यूज हो रखा था। वो अपने सिर को खुजलाते हुए कहता है अरे भाई मुझे ये तो बताओ हाउ कौन है और तुम सब मुझसे क्या चाहते हो? उसकी ये बात सुनकर वो लंबे बालों वाला व्यक्ति बहुत ही चिढ़ जाता है। वो चिल्लाते हुए अपने बंदों को कहता है जल्दी से जाओ इसे मार डालो। फिर वो हान को चिल्लाते हुए कहता है भाड़ में जाओ, क्या मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ खेलो। कि ऐसा कहते ही हम हान को देखते हैं जो तेजी से आकर एक व्यक्ति के गर्दन पर किक करता है, फिर दूसरे के पेट में किक मारता है। तभी वो दोनों उसके अगल बगल जाकर गिरते हैं। लंबे बालों वाला व्यक्ति हान को देखकर घबराते हुए मन में कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या हो रहा है? क्या फूड डिलीवरी में प्रवेश की बाधा इतनी अधिक हो गई है? वो तो वास्तव में एक मार्शल आर्टिस्ट है। ऐसा कहते ही वो हान की तरफ तेजी से बढ़ते हुए उसे चिल्लाकर कहता है अरे मैं ये मानने को तैयार नहीं कि मैं एक डिलीवरी वाले को संभाल नहीं सकता। कहते ही वो अपने हाथ में पकड़े हुए हथियार को लेकर हान के ऊपर हमला कर देता है। हान जल्दी से जंप कर उसके मुंह पर जोरदार किक करता है। इसकी वजह से वो उड़ता हुआ थोड़ा दूर जाकर गिरता है। हम जुईफू को देखते हैं जो सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है। उस लंबे बालों वाले व्यक्ति को देखकर वो चिल्लाने लगती है। उसको ऐसे चिल्लाते देख वो लंबे बालों वाला व्यक्ति उसे कहता है छोटी बच्ची तुम चिल्ला क्यों रही हो? अभी वो जल्दी से जाकर जुईफू को पकड़ लेता है और स्माइल करते हुए उसे कहता है मेरी बाहों में आ जाओ। ऐसा कहते ही वो जुईफू की गर्दन पर तलवार को रखते हुए हान की तरफ देखकर स्माइल करते हुए उसे कहता है ग्रैंडसन अगर तुम फिर से यहाँ आए तो मैं इसे मार डालूंगा। हम जुईफू को देखते हैं जो उसे कांपती आवाज में घबराते हुए कहती है अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो मेरे दादाजी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। उसके ऐसा कहते ही हम हान को देखते हैं जो बहुत ही शांत लग रहा होता है और फिर वो उसे कहता है ओह मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, तुम इसे मार सकते हो। ऐसा कहते ही वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसे अपनी तरफ आते देख वो व्यक्ति घबराने लगता है। फिर वो उसे चिल्लाकर रहा है कहता है तुम मेरे पास मत आओ, अगर तुमने मेरे पास आने की कोशिश की तो मैं सचमुच इसे मार डालूंगा, मैं सचमुच कुछ कर दूंगा। हम हान को देखते हैं जिसे उसकी बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो उसे कहता है ओह तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते? वो लंबे बालों वाला व्यक्ति फिर से उसे चिल्लाकर कहता है तुम वहीं रुक जाओ। हान उसे घूरते हुए कहता है क्या तुम में हिम्मत नहीं है? चलो जल्दी करो। उसकी ये बात सुनकर वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। फिर वो उसे चिल्लाते हुए कहता है तुम उधर ही रुक जाओ, मेरे पास आने की कोशिश मत करो। कहकर जैसे ही अपनी पलक झपकाता है तभी हान तेजी से आकर उसकी तलवार को पकड़ लेता है। फिर वो उसे घूरते हुए कहता है क्या
इस छोटी सी स्किल के साथ तुम मेरे सामने अपनी स्किल्स का करने के योग्य हो। उसके ऐसे कहते ही हम उस व्यक्ति को देखते हैं जो कांपते हुए कहता है, ये आदमी इतना ताकतवर है कि मैं इसे हिला भी नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। हान उसे घूरते हुए कहता है, क्या हुआ, अब तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे, चलो जल्दी करो। फिर हम उस लंबे बालों वाले व्यक्ति को देखते हैं जो घबराते हुए कहता है, तुम उससे दूर रहो। उसके ऐसा कहते ही हम हान को देखते हैं जो सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से उस तलवार को तोड़ देता है। जिसके बाद हम उसी लंबे बालों वाले व्यक्ति को देखते हैं और यूएफओ को देखते हैं जो जिनके होश उड़ चुके होते हैं। अगले ही पल हान उसको गर्दन से पकड़कर ऊपर को उठाते हुए कहता है, हे सड़ी मछली और झींगू, क्या तुम मुझसे लड़ने के योग्य हो। ये सुनकर वो व्यक्ति घबराते हुए कहता है, भाई मेरी बात सुनो, मैं ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी से हूँ। कि ये बात सुनकर हान उसके मुंह पर जोर का थप्पड़ जड़ता है। फिर वो उसे कहता है, ओह तो मैं क्या करूं। अगले ही पल हम उस व्यक्ति को देखते हैं जो दूर जाकर गिरता है। फिर वो हान की तरफ देखकर उसे चिल्लाते हुए कहता है, भाई तुम अभी जवान हो, तुम्हें अपराध के रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। उसके ऐसा कहते ही हान तेजी से आकर उसके पेट में जोर से किक मारता है, जिसकी वजह से उसके मुंह में से ब्लड आने लगता है। वो व्यक्ति दर्द से कुराते हुए अपने पेट को पकड़कर उसे कहता है, मुझे मारना बंद करो प्लीज, मुझे मारना बंद करो। मेरे घर पर 80 साल की मेरी बूढ़ी माँ है, कृपया रुको, मुझे आपको एक जरूरी जानकारी देनी है। उसकी ये बात सुनकर हान उसे कहता है, जल्दी पहुंचो, मैं तुम्हें अपने आखिरी शब्द कहने के लिए 3 सेकंड देता हूँ। ये सुनकर वो व्यक्ति घबराते हुए उसे कहता है, ठीक है मैं अभी बताता हूँ। बात ऐसी है कि भाई हाओ पहले ही सुक्यू को ढूंढने निकल चुके हैं, अगर आप अभी नहीं गए तो बहुत देर हो जाएगी। उसकी ये बात सुनकर हान बहुत हैरान हो जाता है। तभी वो उसके मुंह पर जोर से किक मारता है और चिल्लाते हुए उसे कहता है, इतनी महत्वपूर्ण बात तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताई। तभी वहां उन्हें पुलिसमैन की आवाज आती है जो कह रहा होता है, घर में कोई है क्या, पुलिस आ चुकी है। जो सुनकर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। बाद हमें हान को देखते हैं जो वहां से जल्दी से जाने लगता है। फिर वो जुईफू को भागते हुए कहता है, मैं सुक्यू को ढूंढने जा रहा हूँ, बाकी सब तुम्हारे हवाले है, और हाँ किसी को ये मत कहना कि मैं जहाँ था। फिर जुईफू से कहती है, मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है, तुम जल्दी से जाकर सुक्यू को ढूंढो। उसके ऐसा कहते हैं उसके पीछे 2 पुलिस वाले आते हैं। उनमें से एक कहता है, छोटी बच्ची तुम डरो मत, तुम पुलिस है, जहाँ क्या हुआ है तुम्हें हमें इसके बारे में बताना होगा। कहते ही वो उसे अपनी पुलिस आईडी दिखाने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम जुईफू और उस पुलिस वाले को देखते हैं जो बाहर जाकर गेट के पास खड़े होते हैं। जुईफू से कहती है, मैं नहा रही थी कि अचानक 3 आदमी चाकू लेकर अंदर आए। उसके ऐसा कहते ही पुलिस वाले उन तीनों को ले जाते हैं। उनमें से एक पुलिस वाला उसे कहता है, इन तीनों को हथकड़ी लगाओ और इन्हें वापस पुलिस स्टेशन ले जाओ। उसके ऐसा कहते ही उसके पीछे एक पुलिस वाला उसे सलूट करते हुए कहता है, कैप्टन हमें सड़क के उस पार 2 लाशें मिली, वो देखने में आम लोग नहीं लग रहे हैं। ये सुनकर वो पुलिस वाला हैरान हो जाता है। वो उसे कहता है, क्या लाशें, चलो जल्दी से सबको वापस ले जाओ। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम सुकियो को चिल्लाते हुए देखते हैं जो फैटी को चिल्लाकर कह रही होती है, किन हाउ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसकी ये बात सुनकर फैटी उसे कहता है, पिछली बार मैंने तुम्हारी शराब में नीली दवा मिला दी थी और तुम बच निकली थी, लेकिन इस बार मैं बल पर जो करने जा रहा हूँ। सुनकर सुकियो बहुत ही घबरा जाती है। वो उसे चिल्लाकर कहती है, तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर फैटी उसे कहता है, जो बिच, मैंने उस डिलीवरी वाले को पकड़ने के लिए पहले किसी को भेज दिया है, मैं बाद में उसके सामने तुम्हें मार डालूंगा। ऐसा कहते ही वो जुईफू की तरफ तेजी से बढ़ते हुए कहता है, मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। ऐसा कहते ही वो सुक्यू को पकड़कर बिस्तर पर गिरा देता है। सुक्यू से चिल्लाते हुए कहती है, तुम कमीने कहे के मुझे जाने दो। ये सुनकर फैटी ठरकियों जैसे स्माइल करते हुए कहता है, तुम चिल्ला सकती हो, जितना चाहे उतना चीख सकती हो, लेकिन कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा, भले ही तुम गला फाड़ कर चिल्लाओ। फिर वो अपनी जीभ लपलवाते हुए क्यू के अरमानों की तरफ देखकर लाल टपकाते हुए कहता है, वो बदबूदार डिलीवरी वाला लड़का खुद को भी नहीं बचा सकता और मैं आज तुम्हारे साथ खेलने के बाद तुम्हें मार डालूंगा। उसके ऐसा कहते ही उसके चेहरे पर जोरदार किक पड़ती है, जिसकी वजह से उसके दांत भी टूट जाते हैं और उसे किक मारने वाला और कोई नहीं हमारा हान होता है। फैटी को किक कितनी जोर से लगती है कि वो दूर जाकर गिरता है। हान उसे घूरते हुए कहता है, अगर तुम मेरी औरत को छूने की हिम्मत करते हो, उसका ये मतलब है कि तुम जिंदा नहीं रहना चाहते। उसके ऐसा कहते ही हम फैटी को देखते हैं जो अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए कहता है, डैमिट, तुम गंदी नाली के कीड़े, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई। डिलीवरी वाले, क्या तुम जानते हो मेरा बाप कौन है। यह सुनकर हान उसे कहता है, तो मैं क्या करूं, तुम्हारे पिता चाहे जो भी हो, उसे तुम्हारे जैसा बेटा पालने की कीमत चुकानी पड़ेगी। उसकी ये बात सुनकर फैटी को गुस्सा आ जाता है। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हुए चिल्लाकर कहता है, मेरे पिता किनगांग है, यांगनिंग शहर के सबसे अमीर आदमी, अगर तुम मेरे खिलाफ जाओगे तो तुम मर जाओगे। वो जैसे ही हान को पंच मारने वाला होता है कि हान उसके पेट में जोरदार किक जड़ जाता है। फिर वो उसे कहता है,
तुम मेरे आगे कुछ भी नहीं हो घटिया शक्ल वाले, मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई। उसके ऐसा कहते ही हम फैटी को देखते हैं जो फिर से दूर जाकर गिरता है। हान जल्दी से सुक्यू के पास जाकर उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे कहता है, डरो मत, सब ठीक है, मैं तुम्हारे पास आ चुका हूँ। ऐसा कहते ही वो उसे गले लगा लेता है। सुक्यू थोड़ी नर्म आवाज में उसे कहती है, भाग्य से तुम आ गए। ये सुनकर हान उसे कहता है, जब तक मैं जाऊँ कोई भी तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा। उसके ऐसा कहते ही हम फैटी को देखते हैं जो दुम दुमाकर वहां से भाग रहा होता है और उसे कहता है, अरे तुम घटिया डिलीवरी वाले, मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहते ही वो वहां से भाग जाता है। हान उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता क्योंकि उसे कहती है, वैसे अभी क्या टाइम हुआ है। ये सुनकर हान उसके पास जाकर उसे कहता है, क्या बात है, क्या कुछ गलत हुआ है। उसकी ये बात सुनकर सुकी उसे कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं एक जरूरी बात लगभग भूल ही गई थी। मुझे कंपनी में मीटिंग के लिए जल्दी जाना है, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो। ये सुनकर हान स्माइल करते हुए उसे कहता है, ऑफ कोर्स, तुम जहाँ भी जाओ मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ये ऐसा कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ कोई व्यक्ति कहता है, सीईओ सु आप जहाँ हैं। सीईओ लियो पहले से ही कॉन्फ्रेंस रूम में आपका इंतजार कर रही है। उसकी ये बात सुनकर सुकी उसे कहती है, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। फिर हमें कॉन्फ्रेंस रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम हान और सुक्यू को देखते हैं। सुक्यू अपने सामने बैठी हुई लेडी को हाथ हिलाते हुए कहती है, सीईओ लियू, मुझे बहुत खेद है कि मैं देर से यहाँ आई। उसके ऐसा कहते ही हम सीईओ लियू को देखते हैं जो हैरान होते हुए हान की तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है, युवा मास्टर जहाँ क्यों है। वो हान को जंग मास्टर कहने ही वाली होती है कि हान घबरा जाता है। हान जल्दी से उसे पकड़कर उसे कहता है, अरे ओल्ड क्लासमेट, क्या जैसा सहयोग नहीं है जहाँ तुमसे मिलना। सीईओ लियू उसे ऐसा करते देख हैरान हो जाती है। फिर हम सुक्यू को देखते हैं जो उसे कहती है, हांग हान, क्या तुम और सीईओ लियू वास्तव में क्लासमेट हैं। सहयोग है, सीईओ लियू कृपया बैठ जाएं। उसके ऐसा कहते हैं हम सीईओ लियू को देखते हैं जो बहुत ही घबराई हुई होती है। वो अपनी छाती पर हाथ रखते हुए उसे कहती है, हाँ ये तो एक सहयोग है। उसके ऐसा कहते ही फिर वो तीनों वहाँ बैठ जाते हैं। उनके बाद उनकी मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। सीईओ लियू से कहती है, इन दैट केस आइए सीधे मुद्दे पर आए। ऐसा कहते ही वो उसे एक फाइल पकड़ाने लगती है। सुक्यू उससे वो फाइल लेते हुए उसे कहती है, ठीक है सीईओ लियू। सीईओ लियू उस प्रोजेक्ट के बारे में सुक्यू को बताने ही वाली होती है कि वहाँ पर सुक्यू के ग्रैंडफादर आ जाते हैं। फिर वो ओल्ड मैन कहता है, सीईओ लियू की प्रेजेंस सचमुच हमारे साधारण घर को गौरवशाली बनाती है। हम ऐसी महत्वपूर्ण परियोजना की अपेक्षा नहीं कर सकते। ये सुनकर खड़ी होते हुए उसे कहती है, दादाजी आप यहाँ क्यों हैं। उसके ऐसा कहते ही हम लियू को देखते हैं जो खड़ी होते हुए उसे कहती है, हेलो ओल्ड मास्टर सू। हम हान को देखते हैं जो चुपचाप अपनी आंखें बंद कर कुर्सी पर ही बैठा होता है। वो ओल्ड मैन उनके पास आते हुए उससे लियो से कहता है, मैंने सुना कि आप शोंगा के साथ न्यू डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट पर चर्चा करने वाले थे, इसलिए बिना खाना खाए ही यहाँ दौड़कर आ गया। सीईओ लियो कृपया बैठ जाएं। अगले पल हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो चेयर पर बैठते हुए कहता है, सुखियो तुम इतनी इम्पोर्टेंट ऑक्शन पर इतने लोगों को अपने साथ क्यों लेकर आई हो। और ये वो हान को कह रहा होता है। ये सुनकर सुखियो से कहती है, दादाजी मैं ही इस प्रोजेक्ट पर बातचीत कर रही हूँ और ये निर्णय लेना मेरा अधिकार है कि इसे इसमें शामिल किया जाएगा। उसकी ये बात सुनकर हमें एक और न्यू कैरेक्टर दिखाया जाता है जो गुस्से से चिल्लाते हुए उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सू परिवार की कंपनी के और से बोलने की। अभी तुम्हारी बारी नहीं है। तुम्हें इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए जहाँ बैठने का अधिकार किसने दिया। उसके ऐसा कहते ही हमें उसके बारे में बताया जाता है। उसका नाम तुझे अंजे है और वो सुक्यू के फादर है। फिर वो उसे चिल्लाते हुए कहता है, उठो, अपनी सीट अपने भाई को दो, जाओ और सीईओ लियू के लिए थोड़ा पानी लेकर आओ। उसके बाद हमें सुक्यू का बाइक दिखाया जाता है जो चिपड़ी सी शक्ल वाला होता है। वो सीईओ लियू के पास जाते हुए कहता है, हेलो सीईओ लियू, मेरा नाम सूली है, आप मुझसे इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं। कंपनी में सुक्यू के शब्दों का कोई महत्व नहीं है। उसकी ये बात सुनकर सुक्यू को बहुत गुस्सा आया तो वो चिल्लाते हुए कहती है, दादाजी ये प्रोजेक्ट मेरा है, आप ऐसा नहीं कर सकते। हम उस बड़ों को देखते हैं जो गुस्से से अपने पंच को टेबल पर मारते हुए कहता है, मैंने तुम्हें सीईओ लियू के लिए थोड़ा पानी लाने के लिए कहा था, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी। उसके बाद हमें और एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम तू जियांग है। वो सुक्यू के चाचा है। क्यू का चाचा उसे स्माइल करते हुए कहता है, सुक्यू अब से कंपनी के काम लेना छोड़ दो, देर सवेर तुम्हारी शादी हो ही जाएगी और तुम्हें ये पता है। उसके बाद हम हान को देखते हैं जो उन सबको देखकर और सुक्यू के साथ ऐसी बातें करते देख बहुत गुस्से में आता है। वो उन्हें घूरते हुए कहता है, ये प्रोजेक्ट मूल रूप से सुक्यू को सौंपा गया था, तुम लोग उसका फायदा कैसे उठा सकते हो। उसकी ये बात सुनकर वो ओल्ड मैन थोड़ा गुस्से हो जाता है। वो उसे चिल्लाते हुए कहता है, तुम चुप रहो, तुम कौन होते हो जहाँ बात करने वाले। के बाद हम सुक्यू के चाचा को देखते हैं जो उसे कहता है, हमारी सुक्यू इतनी महत्वाकांक्षी है कि उसे एक ऐसा बॉयफ्रेंड भी मिल गया जो खाना पहुंचाता है। फिर वो सुक्यू के फादर की तरफ देखते हुए कहता है, सेकंड ब्रदर, तुम ऐसी चीज को कैसे जन्म दे सकते हो। फिर सुक्यू का भाई कहता है, हाँ दादाजी, मैंने भी सुना है कि मेरी बहन इस डिलीवरी वाले लड़के से प्रेग्नेंट हो चुकी है।
उसकी ये आवाज़ सुनकर ओल्ड मैन चिल्लाते हुए सुकियो से कहता है, सुकियो इस बदबूदार कचरे को अभी के अभी यहाँ से बाहर ले जाओ। अब से ना तो उसे और ना ही कुत्ते को हमारे सुपरिवार की कंपनी में प्रवेश करने की अनुमति है। उसकी ये आवाज़ सुनकर सुकियो से कहती है, दादाजी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कहते हैं। वो चोरी या डकैती नहीं करता, वो अपना पैसा साफ सुथरा कमाता है। आपको किसी व्यक्ति के बारे में ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है। वो अपने साथ ऐसे जुबान लड़ाते थे कि बड़ा गुस्से हो जाता है। वो उसे चिल्लाते हुए कहता है, तुम घटिया कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान लड़ाने की। उसके ऐसा कहते ही हम हान को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कहता है, उन कमीनों को विलियन की बिल्कुल परवाह नहीं है। मैंने तुमसे कहा था इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सिर्फ सुकियो ही संभाल सकती है। उसे ऐसे चिल्लाता देख ओल्ड मैन उसे कहता है, तुम तो सिर्फ एक डिलीवरी मैन हो, तुम खुद को क्या समझते हो जो यहाँ अपनी ताकत दिखा रहे हो। फिर हम हान को देखते हैं जो स्माइल करते हुए कहता है, ओल्ड क्लासमेट क्या तुम कुछ बता सकती हो? सुकियो मेरी फियांसे है और ये प्रोजेक्ट केवल उसे ही सौंपा जा सकता है। उसकी ये बात सुनकर सीईओ लियो से कहती है, ठीक है जंग मास्टर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हान का सीईओ लियो को क्लासमेट कहने की वजह से सभी हैरान हो जाते हैं। फिर सुकियो का भाई उसे कहता है, सीईओ लियो सुकियो कंपनी में बस छोटे मोटे काम देखती है, उसे कंपनी के बारे में ज्यादा जानकारी अभी नहीं है। मेरा मानना है कि ये प्रोजेक्ट मुझे संभालने देना बेहतर होगा। उसकी ये बात सुनकर सीईओ लियो कहती है, ओल्ड मास्टर सू, हम चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट की जिम्मेवारी सिर्फ मिस सुकियो को मिले। अगर आपकी कंपनी सहमत नहीं है तो हमें सहयोग के लिए दूसरी कंपनियां ढूंढनी होगी। ये सुनकर वो ओल्ड मैन बहुत घबरा जाता है। फिर वो उसे कहता है, ओह नहीं नहीं, माफ कीजिए, आपके बॉस कहाँ हैं? मैं उनसे बात कर सकता हूँ। ये सुनकर सीईओ लियो उसे कहती है, मुझे माफ करना, नहीं मुझे माफ करना, इस समय के लिए मैं पूरी तरह से जिम्मेदार हूँ और मुझे डर है कि आप मेरे बॉस से मिलने के योग्य नहीं हैं। उसकी ये बात सुनकर वो ओल्ड मैन बहुत घबराने लगता है। उसके बाद हम सुकियो के चाचा को देखते हैं जो स्माइल करते हुए कहता है, सीईओ लियो, नाराज मत हो, हम आपकी जरूरत पूरी कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट आप सुकियो को दे सकते हैं। उसकी ये बात सुनकर ओल्ड मैन कहता है, ये सही है, जब तक हम सहयोग कर सकते हैं सुकियो को ऐसा करने देने में कोई समस्या नहीं। ये सुनकर लियो ने कहती है, ठीक है चलिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर लेते हैं। फिर मिस्यू और मैं इस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक डिटेल पर चर्चा करेंगे। अगर आप ठीक हैं तो आप सब जहाँ से जा सकते हैं। उसकी ये बात सुनकर वो सभी वहां से जाने लगते हैं। ओल्ड मैन उसे कहता है, ओह ठीक है, तो पहले मैं बाहर जाऊंगा। हम सुकियो के ब्रदर को देखते हैं जो अपने फादर से कहता है, पिताजी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? चिल्लाते हुए कहता है, तुम अपना बकवास बंद करो पहले। ऐसा कहते ही वो वहां से चले जाते हैं। फिर हान उनकी तरफ देखते हुए कहता है, ओह ये जोकरों का एक समूह है जो खुद को शर्मसार करता है। कि ऐसा कहते ही हम लियो को देखते हैं जो सुकियो को कहती है, सीईओ सू, ये कॉन्ट्रैक्ट है, कृपया पहले आप इसे देख लें। सुकियो उससे वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हुए उसे कहती है, ठीक है मैं इसे अभी करती हूँ। ऐसा कहने के बाद हमें सू वेला दिखाया जाता है जहाँ सुकियो का भाई अपने फादर से कहता है, पिताजी आप ऐसा कैसे कर सकते? उस सुकियो बिच को ये प्रोजेक्ट देने के लिए कैसे सहमत हो गए? उसके फादर उसे कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मेरा अपना रास्ता है, मैं उससे खुद ही निपट लूंगा। वो अपने चाचा से कहता है, ओ सेकंड अंकल, क्या आप एक पल के लिए थोड़ा हट सकते हैं? ये बात सुनकर वो उसे कहता है, ले तुम और मैं एक ही ग्रुप में हैं। एक बात है जो तुम नहीं जानते, सुकियो असल में मेरी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। ये सुनकर वो हैरान होते उसे कहता है, क्या सुकियो आपकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है? उसके सामने बैठा हुआ व्यक्ति उसे कहता है, जाइनी क्या भाभी तुम्हें धोखा दे रही थी? उसकी ये बात सुनकर वो अपने सिर को दिखाते हुए उसे कहता है, नहीं, हाइमिन के बच्चे नहीं हो सकते, हमने सुकियो को गोद लिया था और अब वो एक डिलीवरी बॉय को डेट कर रही है। ये हमारे सुपरिवार के लिए एक बहुत अपमानजनक बात है। बात सुनकर वो व्यक्ति थोड़ा सीरियस हो जाता है। फिर वो कहता है, क्योंकि सुकियो को गोद लिया गया है, उसके बायोलॉजिकल माता पिता कौन है? बात सुनकर सुकियो का फादर उसे कहता है, मुझे नहीं पता, उसकी मौत बहुत पहले हो गई थी। सुकियो के ब्रदर को देखते हैं जो कहता है, पिताजी दूसरे चाचा कोई अजनबी नहीं है, मुझे बताइए आपकी क्या योजना है? उसकी ये बात सुनकर वो व्यक्ति स्केरी से स्माइल करते हुए कहता है, ले बस तुम इंतजार करो, पहले सुकियो को प्रोजेक्ट संभालने दो, जब समय आएगा तो मैं उससे प्रोजेक्ट छीनने का अपना तरीका निकालूंगा। उसके ऐसा कहते ही हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है।